Chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness. Among many economic and social problems of India, one is price rise, जो अभी चल रहा है। हर एक चीज की प्राइस आप देखो थोड़े टाइम में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, खास करके पेट्रोल डीजल का तो सबको पता ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हर एक चीज में आपको पता नहीं होगा, आपके मम्मी पापा को पूछना, कुकिंग मतलब किचन की चीजें, ठीक है, कुकिंग ऑयल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मसाले हो, सबकी प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। साथ ही किचन की चीजें ना लो तो घर की और भी चीजें जो डेली हम यूज करते हैं वो भी बढ़ गई है, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस in different fields of economy at a high rate is called price rise, which is a problem. क्या है? Continuous and constant rise in price in different fields of economy. Different fields जैसे कि मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल बोला, पेट्रोल डीजल वन फील्ड, किचन की सारी चीजें दैट इज सेकेंड फील्ड, ठीक है। अदर डोमेस्टिक थिंग्स दैट इज अलग डिफरेंट फील्ड, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली जो प्राइस राइज होता है ऑफ इकोनॉमी एट अ हाई रेट, धीरे धीरे प्राइस राइज होता है, दैट इज ओके, ठीक है। आज एक ईयर में 5 रुपीज बढ़े, दूसरे ईयर में 5 रुपीज बढ़े, दैट इज ओके, दैट इज नॉट वेरी हाई रेट। पेट्रोल डीजल का कहां था और कहां तक अचानक आ गया है? अबोव 100 हो चुका है पेट्रोल का प्राइस, ठीक है। तो दैट इज नोन एज हाई रेट, इज कॉल्ड प्राइस राइज, विच इज अ प्रॉब्लम। बट प्राइस राइज अलोंग विथ स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। प्राइस राइज अलोंग विथ स्टेबिलिटी मतलब कि अगर प्राइस राइज हो रही है तो सामने लोगों को उतना ही सैलरी या तो उतना ही बिजनेस में प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसके घर में पैसे जितने आते हैं उसके हिसाब से खर्च होता है, देन इट इज बैलेंस, ठीक है। आप हर एक चीज में अभी प्राइस राइज हो गया है, बट आपको लगता है कि जॉब करने वालों को इतना ज्यादा इंक्रीमेंट अचानक से मिल जाएगा? दो महीने में, अभी लास्ट 2 मंथ्स में सारी चीजों का प्राइस राइज जैसे हुआ है, ठीक है। कोई भी फील्ड में जॉब करने वाले लोगों को 2 महीने में इंक्रीमेंट इतना मिल जाएगा, ठीक है। या तो कोई भी बिजनेस कर रहा हो तो उसे बिजनेस में इतना ज्यादा प्रॉफिट 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट स्टेबिलिटी, दिस इज नॉट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर प्राइस राइज होता है तो वो स्टेबिलिटी के साथ हो, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी ऑफ द नेशन, ठीक है। नाउ जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स। प्राइस राइज होता है तो ऑर्गेनाइजर्स और प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट होगा, बट जो कंज्यूमर्स है और यू कैन से कि जो ग्राहक, ठीक है, उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू सेट अप न्यू प्रोडक्शन यूनिट। ज्यादा से ज्यादा उन्हें जैसे प्रॉफिट मिलेगा वो नए नए यूनिट सेटअप करते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेते जाएंगे। Profit amount increases when production cost is less than price rise. Profit ज्यादा इंक्रीज कब होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और प्राइस राइज हाई होगा। मतलब कि जितने में चीज उन्हें वो बनाते हैं उनसे बहुत ज्यादा में वो बेचते हैं, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ सो द प्रोड्यूसर गेट्स एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट एनकरेजमेंट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो ऑब्वियसली वो पैसे किसी ना किसी जगह पर तो क्या करेंगे? यूज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, तो एनकरेजमेंट मिलता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। प्रोडक्शन के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए वो भी इंक्रीज हो जाएगी, चीजों का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली नए नए यूनिट सेटअप करते जाएंगे तो उसे काम करने के लिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज तो चाहिए होंगे कि नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाएगा। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, प्रोड्यूसर्स
organizers and businessmen can increase the wages of their employee. अगर प्राइस राइज होता है, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर उसे ज्यादा मिलेगा तो अपने एम्प्लॉइज के वेजेस भी वो लोग इंक्रीज कर पाएंगे. एम्प्लॉइज की वेजेस मतलब उनकी सैलरी, वो भी इंक्रीज कर पाएंगे. थस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम परचेसिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. एम्प्लॉइज की इनकम, वेजेस इंक्रीज हो गए मतलब कि एम्प्लॉइज की इनकम इंक्रीज होगी. इनकम इंक्रीज होगी तो ये जो प्राइस राइज हो रहा है उसे वो क्या कर पाएंगे, दे एफोर्ड कर पाएंगे ना. सो मनी स्पेंट ऑन यूसेज ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस रिजल्टिंग इनटू राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये प्राइस राइज की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. क्या होगा, प्राइस राइज होगा, प्रोडक्शन की कंपैरिजन में प्राइस राइज ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजर्स और प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा. ज्यादा मिलेगा तो वो नए नए प्रोडक्शन यूनिट बनाते जाएंगे. या तो इतना ज्यादा प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट कम हो रहा है, इतना ज्यादा ना हो कि नया प्रोडक्शन यूनिट खोल सके, तो अपने जो भी प्रोडक्शन यूनिट अभी अवेलेबल है उसमें ही वो एम्प्लॉइज के क्या कर देंगे, वेजेस इंक्रीज करेंगे. एम्प्लॉइज के वेजेस इंक्रीज करेंगे तो उन्हें भी आगे घर में जो भी चीज है वो अफोर्ड कर पाएंगे इजीली. ठीक है, तो ये कंटिन्यू जो साइकिल है वो चलता रहेगा. ठीक है, तो इससे कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट ये अभी हो नहीं रहा है. प्राइस राइज हो रहा है बट एम्प्लॉय वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे. दैट्स व्हाई जो आम आदमी बोलते हैं, नॉर्मल पीपल, दे कांट अफोर्ड इट. ठीक है, नाउ so it can be said that stable price rise is prerequisite for economic development. Stable price rise, अगर instability होगी तो that is not beneficial. ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होता है, मैंने अभी बोला कि अगर प्राइस राइज होती है तो साथ में अभी इस पैराग्राफ में समझाया वैसे ही एम्प्लॉइज के वेजेस इंक्रीज होने चाहिए, बट वो नहीं होता है. प्रोड्यूसर्स वो प्रॉफिट क्या करते हैं, अपनी जेब में, एम्प्लॉय के बारे में कोई नहीं सोचता. ठीक है, तो प्राइस राइज के साथ साथ एम्प्लॉय वेजेस भी बढ़ने चाहिए, इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी. तो अगर प्राइस राइज एक स्टेबल मैनर में होगा देन दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. बट इफ इट इज नॉट स्टेबल देन इट इज प्रॉब्लमेटिक. क्लियर? व्हेन देयर इज नोटिसेबल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज invariably and continuously at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase but supply of money increases speedily. अगर स्टेबल नहीं होगा, अगर प्राइस राइज स्टेबल नहीं होगा तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा. प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनाइजर्स को मनी मिलेंगे बट सामने सेम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए of every people वो नहीं होगा. Now, thus excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation. अभी जो सिचुएशन है वो प्राइस राइज हो रहा है, एम्प्लॉय वेजेस बढ़ नहीं रहे. दिस सिचुएशन इज नोन एज inflationary situation. High disturbance in prices, expenditure, income and calculation of price of production equipment and their allocation generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply. Money supplies अच्छे से नहीं होगा. प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनाइजर्स को मनी मिलेंगे क्योंकि प्राइस राइज होगा. ठीक है, वो सारे पैसे कहाँ पे जाएंगे, उनकी जेब में. अगर एम्प्लॉय को वेजेस भी इंक्रीज होता है तो वो सारे मनी है वो मार्केट में घूमते रहेंगे ना. समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मैं कोई प्रोडक्शन यूनिट चला रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ. अगर वो प्रॉफिट का हिस्सा मैं अपने एम्प्लॉइज में बांट देती हूँ तो उन लोगों को भी चीजें परचेस करने में इजी होगा. ठीक है, वो पैसे मार्केट में घूमते रहेंगे. ठीक है, पर मैं सेल्फिश होकर एम्प्लॉइज वेजेस ना इंक्रीज करूँ, उनकी सैलरी ना इंक्रीज करूँ और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो मैं अपनी पास ही रखूँ तो वो पैसे क्या हो गए, एक जगह पड़े रहेंगे, मार्केट में घूमेंगे नहीं. प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, बट सारे लोगों को वो इक्वली
नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इसकी वजह से क्या होगा? हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड देयर अलोकेशन जनरेट सीरियस डिस्पैरिटी इन इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग chaos in money supply. In such condition, price rise acts as a hindrance in development of economy. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हिंडरेंस मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्लियर? प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, हर टाइम इन्फ्लेशनरी नहीं होता। मेनी टाइम्स इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स इन इकोनॉमी, price of basic commodities or services used by common people increases, while the price in other sectors show stable or decreasing behavior. हर बार हर एक चीज में एक साथ प्राइस राइज हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, अलग अलग फील्ड, इकोनॉमी के अलग अलग फील्ड्स होते हैं। एक फील्ड में अचानक से प्राइस राइज हुआ तो सामने दूसरे फील्ड स्टेबल भी हो सकती है या तो उसमें डिक्रीज भी हो सकता है। एक साथ हर एक फील्ड में प्राइस राइज हो ऐसा जरूरी भी नहीं। ठीक है, नाउ रीजन ऑफ प्राइस राइज क्यों होता है? क्यों हर एक चीज जो है वही प्राइस में नहीं रहती? जिसकी डिमांड होती है उसकी प्राइस ज्यादा होती है। नाउ मेनली टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज। फर्स्ट, due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy, and second, due to sharp increase in total demand of country as compared to supply, continuous price rise is seen. First क्या है? lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. जितनी चीजें चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होता, लेक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा, चीजें कम मिलेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। सेकेंड, ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई। पूरे कंट्री जो सप्लाई करता है, ठीक है, उससे ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो भी क्या होगा? प्राइस राइज होगा। कंटिन्यूअस प्राइस राइज इज सीन। फॉलोइंग रीजंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखो, पेट्रोल और डीजल कॉमन एग्जांपल अभी चल रहा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल, ठीक है, उसमें क्या आएगा? सेकेंड पॉइंट आएगा, सप्लाई की कंपैरिजन में यूसेज बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। ऑब्वियसली डे बाय डे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे घर का ही एग्जांपल ले लो, घर में लोग 4 होते हैं, व्हीकल्स 5 होते हैं, है ना? घर में लोग 4 होते हैं, व्हीकल्स 5 होते हैं, तो ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल का यूसेज ज्यादा होगा। ठीक है, जॉब पर जाते हैं तो 2 व्हीलर की जगह पर 4 व्हीलर लेके जाते हैं अकेला इंसान। कितना पेट्रोल डीजल इंजन है या तो पेट्रोल इंजन है, वोटेवर, कार दोनों से चलती है। ठीक है, तो जो भी यूज करते हो उसका यूसेज बढ़ेगा। 2 व्हीलर की कंपैरिजन में 4 व्हीलर में ज्यादा चाहिए, एवरीवन नो दैट। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है? सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है पेट्रोल डीजल में? हमने आगे के चैप्टर में मिनरल ऑयल पढ़ा था। पेट्रोल डीजल निकलता किसमें से है? मिनरल ऑयल का रिफाइनरी के बारे में हमने देखा ना। मिनरल ऑयल रिफाइन होके आता है तब उसमें से अलग अलग पार्ट्स हमें मिलते हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलती है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोल्टार, केरोसिन, नेफ्था, मीथेन, टोल्यूइन, ये सारी प्रोडक्ट्स हमें मिनरल ऑयल में से मिलती है। डे बाय डे मिनरल ऑयल की क्वांटिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आगे के चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब कि इन फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कम हो रही है, दैट मीन्स कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सप्लाई कम करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में मानो कि 50 जगह से अलग अलग मिनरल मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड में मानो कि अलग अलग 50 जगहों से हमें मिनरल ऑयल मिल रहा है। अब मिल तो उतना ही रहा है, हर एक कंट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है। उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। किसी एक कंट्री को ज्यादा दे दो, किसी एक कंट्री को कम दे दो, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा।
ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर मिल ही कम रहा है तो सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई कम होगा और डिमांड तो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, दैट मीन्स की प्राइस राइज होगा। आया समझ में? ठीक है ना। फॉलोइंग रीजंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। फर्स्ट, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेस इन 3 वेज। इकोनॉमी में सप्लाई, मनी का सप्लाई 3 तरीके से बढ़ता है। मनी का सप्लाई मतलब अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि ऑर्गेनाइजर और प्रोड्यूसर्स को मनी मिले, वो अपनी जेब में रखे तो वो सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर वो जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से एम्प्लॉय वेजेस इंक्रीज कर ले तो वो सप्लाई इक्वली हो रहा है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेस इन 3 वेज। फर्स्ट, बाय फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट, दैट इज बाय जनरेटिंग न्यू मनी। कंट्री क्या है? नोट छाप। अभी तो आप हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उन्हें पैसे ज्यादा से ज्यादा छापने चाहिए और मार्केट में लाने चाहिए, बट ये अपने हिसाब से कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। तो कोई कंट्री डेवलपिंग रहेगी ही नहीं। अपने हिसाब से मनी छाप छाप कर बाहर निकाल दो। इंडिया को चाहिए उतने मनी छाप कर निकाल दिए तो इंडिया डेवलप हो गया, सबको रिच बना दो। मैम जो कंट्री ने किया था उसकी बहुत कम रुपीज है तो उनको 400 ऐसा कुछ। ठीक है, पैसे ज्यादा से ज्यादा छापने लगो, सारे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कोई पुअर रहेगा, पर हर एक कंट्री अपने हिसाब से नहीं कर सकती। क्या मालूम मैम सबकी प्राइस बढ़ जाएगी। दैट इज बस जनरेटिंग न्यू मनी। फर्स्ट। सेकेंड, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैंने अभी बोला ना कि सर्कुलेशन, मार्केट में पैसे घूमने चाहिए, तो दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन मार्केट। थर्ड, टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। डेब्ट है उसका रेट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, डेब्ट मतलब लोन लेते हैं ना, लोग व्हीकल्स पर के लिए लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, या तो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स की इतनी इनकम ना हो कि अपने बच्चे को हायर स्टडीज करवा सको और करवाना चाहते हो तो एजुकेशन लोन भी मिलता है, एजुकेशन लोन भी मिलता है। बट ये जो उनके लोन लिया मतलब कि डेब्ट है, लोन लिया मतलब क्या है? डेब्ट है। वो डेब्ट का इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी, इनकम ऑफ पीपल, परचेसिंग पावर, इफेक्टिव डिमांड ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, बट टोटल सप्लाई डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इट। अगर मनी ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे तो लोग क्या करते जाएंगे? हर एक सर्विसेज, हर एक कमोडिटीज, हर एक सप्लाई का ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाएंगे। यस और नो? अगर किसी इंसान की इनकम कम है, उसके घर में मनी कम है, तो अपनी जरूरियात की चीजों को भी वो कम यूज करेगा ना। इनकम कम है तो छोटे से घर में रहेगा, घर को ज्यादा से ज्यादा डेकोरेट नहीं करेगा, सिंपल लाइफस्टाइल जिएगा। ठीक है, और अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो 4 लोगों के लिए भी बड़ा सा घर लेगा, उसे डेकोरेट भी बहुत ज्यादा करेगा। यस और नो? ठीक है, तो जितना मनी अवेलेबल है उस हिसाब से वो क्या कर रहा है? सर्विसेज और सप्लाईज और कमोडिटीज का यूज कर रहा है। ठीक है, देखो, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी, इनकम ऑफ पीपल, इंक्रीज इन मनी, दैट मीन्स कि अगर पीपल की इनकम में इंक्रीज हो तो परचेसिंग पावर भी इंक्रीज होता है, ज्यादा से ज्यादा सैलरी बढ़ती जाएगी, या तो बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता जाएगा तो पैसे यूज भी ज्यादा करेंगे कि नहीं। ठीक है, सिंपल कपड़ों में चलता है पर ब्रांडेड कपड़े लेंगे, है ना। जो शर्ट 500 रुपए की बहुत अच्छी लगती है वो 5000 की खरीदने के लिए जाएंगे। जो सूट सलवार 700 रुपए में बनता हो वो 7000 का बनवाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज में ऐसा होता है। दूसरा, इफेक्टिव डिमांड ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इंक्रीजेस बट टोटल सप्लाई डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इट।
सर्विसेज का भी ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। इनकम बहुत ज्यादा हुई, घर काम छोड़ दो, काम वाली रख लो, आराम करो, होता है ना। सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, बट उतना सप्लाई इंक्रीज नहीं होता। यूसेज बढ़ता जाता है बट सप्लाई बढ़ता नहीं है। सो प्राइस राइज इज देयर। In order to fulfill planned and unplanned expenditures, government increases supply of money by generating new money through deficit replacement policy. ये जो हो रहा है इनकन्वीनियंस, उसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय जनरेटिंग न्यू मनी। न्यू मनी जनरेट कर हमारी लैंग्वेज में बोले तो पैसे छाप कर मार्केट में लाते हैं थ्रू डेफिसिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। डेफिसिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी मतलब मैंने अभी बोला ना कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने हिसाब से न्यू मनी जनरेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये डेफिसिट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट पॉलिसी, उसे पैसे छापने के रिप्लेसमेंट में कुछ देना पड़ेगा। नाउ increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense expenditure or increase in expenditure of different welfare schemes and fairs, expenditure on celebrations, public or private expenditure leads to sudden increase in supply of money in market which increase purchasing power resulting in increase of price level. Thus increase in purchasing power becomes the reason of price rise. बहुत सारे लोगों का परचेस पावर इंक्रीज होता है बट बहुत सारे लोगों का कम भी होता है। प्राइस राइज होता है तो बहुत सारे लोग इंडिया में हमारे देखो तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनकी इनकम इतनी ही रहती है, बट चीजों में जो प्राइस राइज होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो अगर खरीद नहीं पाते तो वो लोग नहीं खरीदेंगे, उसके बिना ही चला लेंगे, ठीक है। तो ना no increase is there in total production or supply of commodities and services in market due to unplanned expenses of government, but due to increase in salary or allowances, supply of money increases in hands of people. सैलरी या अलाउंसेस इंक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है? डिमांड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज कभी भी इस वजह से नहीं होता कि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी है। अचानक से गवर्नमेंट किसी भी चीज का प्राइस नहीं बढ़ाता। प्राइस राइज तभी होता है जब सप्लाई की कंपैरिजन में डिमांड बढ़ती जाती है, तभी गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ता, ठीक है। नाउ along with it resources of production start getting more value, so income increases leading to cumulative increase in supply of money. As a result of it, purchasing power increases, that is total demand increases, but total supply does not increase in accordance. डिमांड बढ़ती जाती है बट सप्लाई बढ़ती नहीं है। दिस लीड्स टू प्राइस राइज। Thus price rise is result as well as reason for increase in supply of money. The bank reduces rate of interest on credit as well as increases its reserved cash, which helps it to give loan and credit at low rate of interest and mild condition, which results in increase in supply of money in hands of people, which creates pressure on demand of commodities and substantially causes price rise. ठीक है। अगर बैंक जो भी लोन देती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पर हो, ठीक है, जब लोन देती है, मानो कि वो इंटरेस्ट रेट कम करती है तो लोन की डिमांड बढ़ती जाएगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने से लोग कम लेते हैं लोन, ठीक है। बट इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे कि चलो इंटरेस्ट कम है तो वो तो हम भर सकेंगे हमारी अकॉर्डिंग टू आवर सैलरी और अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। तो लोन की डिमांड बढ़ती जाएगी, लोन की डिमांड बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली कोई भी बैंक है
वो लोन आपकी क्रेडिट्स पर देती है। किस पर देती है? क्रेडिट्स। ठीक है, तो क्रेडिट्स पर लोन देने लगेगी लो इंटरेस्ट पर, तो क्या होगा? बैंक को कमोडिटीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये डीप इकोनॉमी है, आप अभी सिर्फ वर्ड्स याद रखो। ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? कमोडिटीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। कमोडिटीज इंक्रीज करनी पड़ेगी मतलब कि अपर लेवल जो है वहां से उन्हें मनी क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से वो मनी तो वो दे देगा अपने कस्टमर को। ठीक है, उनके पास मनी आ गए, उन्होंने उसे यूसेज करना, वॉट एवर द सब्जेक्ट ऑफ द यूसेज ऑफ मनी। ठीक है, तो ये बैंक तो इनकम लेता रहेगा बट सामने उतना इंटरेस्ट कम मिल रहा, तो ये क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, एंड सब्सटेंशियली दिस कॉजेज प्राइस राइज। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन ऑफ प्राइस राइज फर्स्ट क्या था? प्राइस इन मॉनेटरी सप्लाई। सेकेंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी डिमांड बढ़ती जाएगी बट सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, है ना? ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1.9% इन इंडिया। एवरी ईयर 1.9% पीपल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 121 करोड़ इन 2011। 2011 में कितना था? 121 करोड़। अभी कितना हो गया है? 135 करोड़। ठीक है, 2021 10 साल में कितना बढ़ गया? 14 करोड़। ठीक है, नाउ because of speedy increase in population of country in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created which led to shortage of supply leading to price rise. ठीक है, 2001 में जब पूरा ये स्टडी किया गया तब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके कंपैरिजन में सप्लाई बहुत कम। ठीक है, तो जिसकी वजह से दिस लेड टू प्राइस राइज। Third is increase in export. Because of increase in demand of Indian goods in foreign market, government has encouraged the increase in export, as a result of which availability of commodities decreases in local or internal market. Indian goods का डिमांड फॉरेन कंट्रीज में बढ़ता जाता है, तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आपका जो भी गुड्स है उसे एक्सपोर्ट करो। तो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि लोकल मार्केट के कंपैरिजन में फॉरेन मार्केट में उन्हें मनी ज्यादा मिलते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ऑर्गेनाइजर हो, मैं कोई कंपनी चलाती हूँ, अपनी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में रखूं तो मुझे प्राइस कम मिल रहा है। अगर वही प्रोडक्ट मैं फॉरेन मार्केट में रखूं तो मुझे प्राइस ज्यादा मिल रहा है, तो मैं कहां पर बेचने जाऊंगी? ऑब्वियसली फॉरेन मार्केट में। मैं अपना प्रॉफिट ही देखूंगी ना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है बट वही चीज लोकल या तो नेशनल लेवल पर क्या हो रही है? डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम। ठीक है, सो स्कार्सिटी इज ऑब्जर्व, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई अगेंस्ट डिमांड लीड्स टू प्राइस राइज। फोर्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट। कोई भी चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, सबको पता है। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो हाई कॉस्ट पर मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो चीज नया प्रोडक्शन होगा वो भी हाई राइज का ही होगा। यस और नो? अगर बनाने के लिए आपको खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा ही रखोगे ना, ऑब्वियस है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, सो प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेज। ऑन द अदर साइड, कंज्यूमर्स ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स आर सेम वर्कर्स और कॉमन पीपल। They demand for increase in salary, and when it is satisfied, there is again increase in production cost, resulting into price rise. Thus, vicious cycle of price rise keeps on going on. ठीक है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो इस चीज का प्रोडक्शन भी महंगा होगा, तो मार्केट में चीज महंगी मिलेगी। मार्केट में चीज महंगी मिलेगी तो कॉमन पीपल को खरीदने के लिए पैसे भी ज्यादा चाहिए, तो वो सैलरी या तो वेजेस में इंक्रीमेंट डिमांड करेंगे। वो पूरी करने के लिए ऑर्गेनाइजर या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉई या तो अपने वर्कर्स के वेजेस इंक्रीज कर देंगे। वेजेस इंक्रीज कर देंगे, ऑब्वियसली फिर से क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट में सभी चीजें आ जाएगी।
रॉ मटेरियल कितने में मिलता है, उसे बनाने के लिए कितना एनर्जी यूज हुआ, एनर्जी इन एनी फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, कोई ऑयल के फॉर्म में, ठीक है। उसे बनाने के लिए वर्कर्स जो यूज होते हैं उनकी सैलरी, सब कुछ मिलाकर प्रोडक्शन कॉस्ट बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेजेस बढ़ेंगे एम्प्लॉय के तो प्रोडक्शन कॉस्ट फिर से बढ़ेगा, फिर से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो चीज महंगी होगी। ऐसे ही कंटिन्यू प्राइस राइज होता जाएगा, ठीक है। यहां तक आज रखते हैं।